Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all in good health. Today we are going to do first exercise of the first lesson, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. First question is, give the meaning of each word as used in the lesson. आपने इन सब वर्ड्स के मीनिंग याद करने हैं और ये सब मीनिंग आपको आपके नोट्स में लिखे हुए मिल जाएंगे। यहाँ से अच्छे तरीके से आपने याद करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको वर्ड्स दिए गए हैं और तीन ऑप्शंस हैं। इन 3 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करनी है कि जो वर्ड आपको दिया गया है इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा। फर्स्ट वर्ड इज इक्वेटेबल एंड answer is fair. Second, ancestor. Correct answer is forefather. Third word is foe and correct answer is enemy. Fourth word is firm and correct answer is persistent. Fifth word is glorious. Correct answer is splendid. Next question, C part. Give meaning of the following phrasal verbs and use these phrasal verbs in sentences. इनके भी मीनिंग आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे। सिर्फ मीनिंग याद कीजिए, सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको 10th क्लास को बोर्ड में सेंटेंसेस नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन. In paragraph 1, the details of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's characteristics are given. A option, general. Second question is, the key idea of paragraph 2 is that. Correct answer is, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was just and fair even before his nabuwat. Third question. Examples given in paragraph 3 and 4 show that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a just head of the state. Question number 4. Paragraph 5 shows that the justice of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a source of peace and security for non-Muslims. Number 5. To whom did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam give the following advice? When 2 men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. Correct answer is Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala Anhu. Next question is, answer the following questions. इन सब क्वेश्चंस के आपने आंसर अपने नोट्स में से याद करने हैं। इसके अलावा बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आपके नोट्स में मौजूद हैं, यहाँ से आप याद कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वो क्या है। ग्रामर में है कंक्रीट नाउन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसके नाम से ही पता चलता है कि कंक्रीट मीन्स सॉलिड, सम मटेरियल, यानी ऐसी चीज़ जिसको आप देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, जो जगह घेरती हो, वजन रखती हो, उसे हम बोलते हैं कंक्रीट नाउन। द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। बाप का इंतकाम बेटे से नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो है फादर एंड सन। अब देखिए कि फादर जो है उसको आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, वो जगह भी घेरते हैं, वज़न भी है। इसी तरह सन जो है SON सन, बेटा वाला, उसमें भी आप देखिए कि वो उसको आप टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो लिहाजा ये दोनों क्या हुए, कंक्रीट नाउन। जैसे आप एक दीवार को कहते हैं कि ये कंक्रीट की बनी हुई है, ठीक है। अब अक्सर बोलते हैं ना कि दीवार कंक्रीट की बनी हुई है, रोड कंक्रीट की बनी हुई है, यानी कि वो सॉलिड है, सॉलिड चीज़ है। तो जो चीज़ सॉलिड होगी, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन होगा। वो कुछ भी हो सकता है, कार, टेबल, पेंसिल, रबर एंड यू योरसेल्फ, आप भी हो सकते हैं, आप भी कंक्रीट नाउन हैं। द अंडरलाइन वर्ड्स आर कंक्रीट और मटेरियल नाउन्स, यानी दूसरा नाम क्या है कंक्रीट नाउन का? कंक्रीट नाउन का दूसरा नाम मटेरियल नाउन है। अब हम दूसरे पार्ट में देखते हैं क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने अक्सर
सुना होगा कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, एक पेंटिंग है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहलाती है, यानी उसमें आप एक स्पेसिफिक जो पिक्चर होती है वो नहीं देख सकते कि फौरी तौर पे आप किसी लड़की को, किसी सीनरी को या किसी बच्चे की तस्वीर देख रहे हैं, बल्कि अब बहुत सारी लाइंस होती हैं, उनमें एक छुपी हुई तस्वीर होती है जिससे आपने एक आइडिया बनाना होता है, इमेज बनाना होता है, एक स्टेट होती है उसके अंदर, और इसलिए उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ठीक है, तो वैसे ही ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको जस्ट आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन जस्ट आइडियाज, क्वालिटीज, स्टेट। एंड एग्जाम्पल्स वी कैन सी, ही डिसाइडेड देयर केस विद इक्विटी एंड जस्टिस। अब इक्विटी एंड जस्टिस दोनों क्या हैं? क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ हैं कि जिसे आप फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप टच नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जो किसी की क्वालिटीज़ हों, आइडियाज़ हों या स्टेट हो, यानी कि हालत हो, तो उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम देखते हैं कि हमारी एग्जाम्पल्स जो हैं उसमें क्या क्या हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं और क्या क्या हमारे पास कंक्रीट नाउन्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, she puts in much effort into her studies as she wants to score good marks। अब इस एग्जाम्पल में एफर्ट और स्टडीज दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। सेकंड में आप देखिए, दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। दोनों ही हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि आप ये क्वालिटीज़ हैं। नंबर 3 में अगर आप देखें तो वहाँ पे है कीप द बॉल्स इन दैट बास्केट। अब बॉल्स को भी आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, बास्केट को भी आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो लिहाजा ये दोनों ही जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये हमारे कंक्रीट नाउन्स हैं। नंबर 4 में हम देखते हैं, द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर। यहाँ पे देखिए आप ज़रा, ट्रेडर ताजर, जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये कंक्रीट नाउन हुआ। फिर ट्रस्ट, भरोसा आप टच नहीं कर सकते, आप फील कर सकते हैं या आप उसकी क्वालिटी को देख सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। कस्टमर्स, ग्राहक, ये भी कंक्रीट हुए। नंबर 5, ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। अब इसमें देखिए कि केयर, देखभाल करना, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और पेट, उसका को जो भी पालतू जानवर है वो देख सकता है, उसको टच कर सकता है, तो ये हमारा हो गया कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चूज वेदर ईच सेंटेंस नीड्स एन इनडेफिनेट आर्टिकल आ, एन, और आ डेफिनेट आर्टिकल द, और नो आर्टिकल। यानी अब हमने देखना है कि जो सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं ब्लैंक्स की शक्ल में, यहाँ पे हम इंडेफिनेट आर्टिकल पुट करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, या कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे कि जहाँ ना ही हमें इंडेफिनेट आर्टिकल की ज़रूरत है और ना ही डेफिनेट आर्टिकल की ज़रूरत है, तो उन्हें हम ब्लैंक्स को खाली छोड़ देंगे या क्रॉस लगा देंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि इंडेफिनेट आर्टिकल होता क्या है। आ, एन, बोथ आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स। आ इज यूज बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्स्टेंट साउंड, यानी आ कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ पे अ की आवाज़ नहीं आएगी, कांस्टेंट साउंड होगा, वोवल साउंड नहीं होगा, उन सेंटेंसेस में हम आ यूज़ करेंगे। और जिन वर्ड की बिगनिंग साउंड वोवल साउंड होगी, वोवल प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे। इसमें अब ज़रूरी नहीं है कि वो 5 लेटर जो आपने याद कर रखे हैं वही वोवल हों। डिक्शनरी में अगर हम देखें तो 12 लेटर्स ऐसे हैं जो कि वोवल साउंड देते हैं। उनसे जो वर्ड्स बनते हैं वो वोवल साउंड नहीं दे सकते, लेकिन वो खुद लेटर्स क्या हैं? वोवल साउंड देते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ अ से निकलती है, जैसे ए, ई, आई, एम, एन, ओ, ये सब देखिए कौन सी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है? वोवल। तो ऐसी वर्ड्स जो वोवल साउंड प्रोड्यूस करेंगे उनसे पहले हम आर्टिकल एन लगाएंगे, जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल हमेशा उन वर्ड से पहले लगता है जो काउंट कर सकते हैं हम, काउंटेबल चीज़ें होंगी, काउंटेबल आर्टिकल्स होंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे? आ या एन, दोनों का मतलब एक ही है, एक।
1. The indefinite articles can be used only with the things that can be counted. ठीक है, अब हम देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या है, और डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास है द, और द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है? व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग, जब हम किसी खास शख्स या ख़ास चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम दा यूज़ करते हैं, या हम किसी ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले भी दा यूज़ करते हैं कि जो सिंगुलर नाउन एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास। नेक्स्ट हम देखते हैं कहाँ पे जो है रिवर्स, सीज, ओशंस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड एंड माउंटेन्स, रेंजेस, इनसे पहले भी हम दा लगाते हैं। इसके अलावा बुक्स हों, स्पेशल नेम होते हैं उनके, बुक्स होते हैं, द न्यूज़पेपर होते हैं, इनसे पहले भी हम दा लगाते हैं। और इसके अलावा कॉमन नेम्स होते हैं भी, उनसे पहले भी हम दा यूज़ करते हैं। जैसे मून, सन, तो हम क्या कहेंगे? द मून, द सन, यानी बिफोर कॉमन नेम्स विच आर नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, और उन जैसी कोई चीज़ ना हो। जैसे मून है तो एक ही मून है तो हम कहेंगे द मून। सन, एक ही सन है, द सन। अर्थ, ठीक है, अर्थ एक ही है तो हम क्या यूज़ करेंगे? द अर्थ, यानी कि हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे, और डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हुए वो चीज़ डेफिनेट बन जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज है उनमें हम क्या यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, उसने मुझसे बड़ा मुश्किल सवाल पूछा। अब क्वेश्चन जो है उसको हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन उसने एक ही पूछा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? आ। और वेरी, देखिए वेरी के बाद से पहले हम आ यूज़ करें, और वेरी की साउंड कौन सी है? कॉन्स्टेंट साउंड है, इसलिए हम आर्टिकल आ यूज़ करेंगे। सेकेंड सेंटेंस में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वॉज वेरी इजी, कि वो सवाल जो उसने मुझसे पूछा वो बहुत इजी था। अब ये क्वेश्चन जो है ये स्पेशल बन गया, यूनिक बन गया, कि उसने जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ होगा। थर्ड में है हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोनाउन माई यूज़ हुआ है, तो माई से पहले तो हम ना ही आ लगाएंगे, ना ही एन लगाएंगे, और ना ही दा लगाएंगे, क्योंकि उसने कहा हैव यू सीन माई स्कार्फ, क्या तुमने मेरा स्कार्फ देखा है। अगर माई ना होता तो फिर हम यहाँ पे ए लगा सकते थे, मगर अब चूँकि हमारे पास प्रोनाउन यूज्ड है माई स्कार्फ, मेरा स्कार्फ, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। कुड यू सी, सॉरी, नंबर 4, कुड यू प्लीज़ पास मी डैश सॉल्ट। अब चूँकि उसने एक स्पेशल सॉल्ट को कहा कि ये सॉल्ट मुझे दीजिए, तो हम इससे पहले दा यूज़ करेंगे क्योंकि अब ये यूनिक चीज़ बन गई, स्पेशल चीज़ बन गई है, तो उसे वही सॉल्ट चाहिए जो वहाँ पे पड़ा हुआ है। इज़ देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर। अब ये पूछ रहा है कि क्या यहाँ कहीं नज़दीक एक अच्छा रेस्टोरेंट है। तो आप देखिए, तो हम उसने एक रेस्टोरेंट के बारे में पूछा है तो हम क्या यूज़ करेंगे? आ। एन क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे वोवल साउंड नहीं है, कांस्टेंट साउंड है गुड की, जी की, इसलिए आ यूज़ करेंगे। नंबर 6 में देखिए द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज़ वेरी गुड। अब यहाँ पे द हमने क्यों यूज़ किया है, क्यों हमने लगाया? अब उसने स्पेशल कहा कि द रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स, जो मेरे दोस्त का है, जो मेरा दोस्त चलाता है, इज़ वेरी गुड, वो बहुत अच्छा है। एक स्पेशल बन गया, यूनिक बन गया, क्योंकि वो अपने दोस्त के रेस्टोरेंट की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द यूज़ होगा। नंबर 7, आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स। मेरे कई अच्छे दोस्त हैं, यानी उसने किसी एक के बारे में बात नहीं की, ना ही किसी स्पेशल के बारे में बात की है, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। नंबर 8, डैश UAE इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। अब देखिए एक स्टेट के बारे में बात हो रही है, जब कौम के बारे में बात होती है, नेशंस के बारे में बात होती है, स्टेट्स के बारे में बात होती है, तो हम उससे पहले द यूज़ करते हैं। तो द UAE इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री।
अब यहाँ यू को अगर हम देखें तो ये हमारे वोवल लेटर्स में आता है, मगर इससे पहले हमने आ नहीं यूज़ किया। क्यों? क्योंकि यू ए ई यहाँ पे यू की आवाज़ अ की या वोवल साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने द यूज़ कर लिया है, और वैसे भी ये स्पेशल थिंग है। नेक्स्ट इज आई शेल सी यू इन डैश वीक, मैं तुम्हें एक हफ्ते में मिलूँगा। अब एक हफ्ते की इंग्लिश क्या है? आ, और वीक कॉन्स्टेंट साउंड पैदा हो रही है, इसलिए हम आ यूज़ करेंगे। नंबर 10 देखिए, आई एम ऑन डैश वेकेशन अनटिल मंडे। अब यहाँ भी हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वेकेशन एक दिन की वेकेशन नहीं है। वेकेशन सिंगुलर भी वेकेशन रहता है, प्लूरल भी वेकेशन रहता है, और ना ही उसमें स्पेशल चीज़ की बात की है, इसलिए आई एम ऑन वेकेशन अनटिल मंडे, यहाँ पे कोई आर्टिकल पुट नहीं होगा। क्वेश्चन हमने देखना है कि क्या है, ये है नाउन फ्रेज। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि नाउन का काम करे, उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन फ्रेज। अब ये बनता कैसे है, एग्जाम्पल में देखते हैं। एज अ यंग ट्रेडर, अब इसमें देखते हैं कि आ यंग एडजेक्टिव वर्ड है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड है, और ट्रेडर नाउन है, लेकिन ये काम किसके लिए कर रहा है? नाउन का ही काम कर रहा है। आ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर, तो लिहाजा ये क्या हुआ? नाउन फ्रेज, यानी एडजेक्टिव और नाउन मिलकर क्या बन गए? नाउन फ्रेज। आगे देखते हैं, ही अर्न रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट। अब देखिए अगेन क्वालिटीज आ रही हैं, एडजेक्टिव्स आ रही हैं, तो हम गौर से देखते हैं। एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। अब ये सारी क्वालिटीज जो हैं, ऑनेस्ट, फेयर, जस्ट, ये किसके? बिजनेसमैन, जो कि नाउन है और ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये नाउन का ही काम करेंगे, इसलिए हम इसे बोलेंगे नाउन फ्रेज। और नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखते हैं कि इस नाउन फ्रेज की मज़ीद एग्जांपल्स क्या हैं, देखिए फर्स्ट है, दिस इज एन ओल्ड फैशन्ड हैट। अब हैट के बारे में बताया जा रहा है, हैट की क्वालिटी, हैट की एडजेक्टिव बताई जा रही है कि ये एन ओल्ड फैशन्ड है, यानी हैट कैसा है? ओल्ड फैशन्ड है। तो इसमें एन ओल्ड फैशन्ड जो है ये हमारा अ ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि एडजेक्टिव में है, और हैट हमारा नाउन है, लिहाजा हमारा नाउन फ्रेज क्या होगा? एन ओल्ड फैशन्ड हैट। सेकेंड, वी डिस्कवर्ड फाहज प्लान। आज आप देखिए हमने क्या डिस्कवर किया है? फाहज के प्लान। अब फाहद ने जो मंसूबे बनाए थे वो, तो अब स्पेशल क्या हो गया हमारे पास कि प्लान्स किसके हैं? फाहज के, तो हम अंडरलाइन करेंगे नाउन फ्रेज के लिए फाहज प्लान्स। नंबर 3, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस। अब यहाँ पे देखें, अ रोलिंग स्टोन, स्टोन की क्वालिटी बताई जा रही है, तो हम किसको अंडरलाइन करेंगे? नाउन फ्रेज के लिए अ रोलिंग स्टोन को। नंबर 4 में, द रिसेंट फ्लड कॉज्ड हैवी डैमेज। अब द रिसेंट फ्लड और हैवी डैमेज जो है ये हमारे नाउन फ्रेज हैं। नंबर 5 में देखिए, एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे नाउन फ्रेज हमारी कौन सी होगी? एन ओरल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, जो कि आप 9th में करके आए हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगेन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा हम रूटीन या हैबिट को डिस्कस करते हैं, और पास्ट कंटिन्यूस में हम ऐसी बात करते हैं जो पिछले ज़माने में लगातार काम होता रहा है। अब ब्लैंक में हमने देखना है कि हम क्या पुट करेंगे, कहाँ पे इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट आएगा और कहाँ पे हमारा पास्ट कंटिन्यूस आएगा। फर्स्ट, what dash you do when I call you last night। अब यहाँ पे अगर हम उर्दू करें तो क्या बनेगा? what dash you do, तुम क्या कर रहे थे जब मैंने तुम्हें पिछली रात बुलाया। अब खुद ही देखिए कि उर्दू में भी हमारे पास क्या आ गया कि तुम क्या कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे? what were you doing when I called you last night। यानी फर्स्ट पार्ट जो है सेंटेंस का वो हमारा पास्ट कंटिन्यूस का होगा, और सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड सेंटेंस इज, आई डैश सिट इन द कैफे व्हेन यू डैश मी। आई
डैश सिट इन द कैफ़े व्हेन यू डैश कॉल मी। मैं कैफ़े में बैठा हुआ था जब आपने मुझे बुलाया। अगेन देखिए, मैं कैफ़े में बैठा हुआ था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। आई वॉज सिटिंग इन द कैफ़े व्हेन यू कॉल्ड मी। थर्ड, व्हेन यू डैश अराइव एट द बस स्टैंड हु डैश बी देयर। जब तुम बस स्टैंड पर पहुँचे तो वहाँ पे कौन था। ये दोनों ही पार्ट्स जो हैं ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं। व्हेन यू अराइव्ड एट द बस स्टैंड हु वॉज देयर। नंबर 4, शम्सा वाज वॉच अ फिल्म व्हेन शी डैश hear the noise. Shamsa was watching a film when she heard the noise. शम्सा फिल्म देख रही थी जब उसने शोर सुना। नंबर 5, we dash play tennis when Javed hurt his ankle. जब हम टेनिस खेल रहे थे तो जावेद के टखने को चोट लग गई। We were playing tennis when Javed hurt his ankle. यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके क्लास वर्क के हैं। जब इंशाल्लाह ताला आप स्कूल में आएंगे, रीओपन होगा स्कूल, तो हम यह काम आपको करवाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ओरल भी है, आपसे सुना भी जाएगा। इसके साथ साथ आप देखिए कि आपने ना सिर्फ याद करना है बल्कि आपने कुछ लिखने का भी काम करना है। कुछ जैसे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने याद करने हैं और जब याद हो जाएं तो उन्हें आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए ज़ुबानी। और जैसे ही स्कूल रीओपन होगा तो इंशाल्लाह ताला हम ये चेक करेंगे और अगर देर हो जाती है स्कूल को खुलने में तो हम आपको एक डेट दे देंगे और उस डेट पे आप कॉपी स्कूल में पहुंचा दीजिएगा ताकि चेक की जा सके।